हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता है इससे पहले हम डाइजेशन पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। अगर देखा जाए तो जो रिस्पिरेशन है दैट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है ना। श्वसन आपने नाम सुना है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, उसके बारे में डिटेल से मैंने बताया था। कैटाबोलिक माने विखंडनकारी जो क्रिया है, लेकिन हम रिस्पिरेशन को भी क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों प्रोसेस रहते हैं। रिस्पिरेशन में एक पार्ट आता है ब्रीथिंग। तो रिस्पिरेशन इज ए वाइड प्रोसेस, बहुत बड़ी एक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, पहले गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आवागमन होता है। उसके बाद गैसें जो है हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा कहाँ तक ले जाई जाती हैं, सेल्स तक ले जाई जाती हैं, और वो सेल में डिफ्यूज करके जब गैसें इंटर करती है तब गैसेस फूड मटेरियल्स का या ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन करके क्या उत्पन्न करती है, ऊर्जा। तो रिस्पिरेशन इज ए वाइड प्रोसेस, वाइड एम्फीबोलिक प्रोसेस, जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। फिर गैसेस एक्सचेंज से हमारे यहाँ पर ट्रैकिया से होते हुए जो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच रही है, ब्लड तक पहुँच रही है, तो उसे कहते हैं ब्लड में गैसीय संवहन। उसके बाद ब्लड से होती है वो गैसें टिश्यू फ्लूइड तक जाती हैं। टिश्यू फ्लूइड से वो गैसेस कहाँ जाती है, कोशिका के अंदर जाती है, और कोशिका के अंदर फिर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमको यहाँ पर रिस्पिरेशन का पूरा पार्ट नहीं पढ़ना है, हमको क्या क्या पढ़ना है, ब्रीथिंग पढ़ना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, पहले आप पढ़ चुके हैं एनारोबिक और एरोबिक। तो हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, केवल एनारोबिक माने इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसको हमको नहीं पढ़ना। हम आते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर एरोबिक रिस्पिरेशन को फिर से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है स्टडी के लिए, ताकि हमको सुविधा मिल जाए। यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज, गैसीय विनिमय, ठीक है। तो जो एरोबिक प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज है, और गैसियस एक्सचेंज के बाद यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर सेल रिस्पिरेशन या टिश्यू रिस्पिरेशन। तो हमको इस टॉपिक पर नहीं आना है, सेलुलर रिस्पिरेशन में इसमें नहीं आना। गैसियस एक्सचेंज जो गैसीय विनिमय है, ठीक है, गैसीय विनिमय में फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्ट को। क्या करते हैं, इसमें एक प्रोसेस है यहाँ पर ब्रीथिंग। अब इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। कौन सा होता है, एक होता है यहाँ पर इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पिरेशन एज वेल एज इंट्रासेलुलर रिस्पिरेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसमें एयर कहाँ तक आ जा रही है, आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर तक एयर पहुंच गई, अभी सेल के अंदर नहीं गई। जब तक एयर हमारे एटमॉस्फेयर से होकर के और नासल पैसेज से होकर के ट्रैकिया से होती हुई लंग्स तक जाकर लंग्स में ब्लड में सर्कुलेट होकर ब्लड से होती हुई टिश्यू फ्लूइड तक पहुंचती है, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पिरेशन। इसमें कहीं पर भी अभी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। फिर इंट्रासेलुलर रिस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है तब ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल होती है, वो हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो हमको इस समय जो पढ़ना है वो केवल एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़ना है, ठीक है, बाह्यकोशिकीय। इसी बाह्यकोशिकीय श्वसन को यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के रूप में एक पार्ट आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस, केवल एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के थ्रू क्या ले लेना, O2 ले लेना और CO2 क्या कर देना, डिफ्यूज कर देना, दैट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है, यहाँ पर एक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक क्रिया है, जिसमें कहीं पर भी ना ही कोई एंजाइम का यूज हो रहा है, ना ही लिविंग प्रोसेस के अंदर हो रहा है। अगर आप देखें कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी स्टोमेटा में होता है, स्टोमेटा से डिफ्यूजन होता है, O2 और CO2 का क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीथिंग पार्ट है दैट इज द ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके किसके बीच में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, ठीक है, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म और एटमॉस्फेयर के बीच जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। अब क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में O2 का परसेंटेज इन कंपैरिजन टू CO2 बहुत ज़्यादा है। तो O2 का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में आपको पता है कितना, 21% है, और जो CO2 का परसेंटेज है वो है 0.03%। तो निश्चित है कि O2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है,
तो जब भी हम रिस्पिरेशन या जब भी ब्रीथिंग होती है तो ब्रीथिंग में द गैसेस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की गैसेस जाती है। इसमें आपने देखा अगर आपके कभी साइकिल के ट्यूब में एयर ज़्यादा हो जाती है तो तेजी से ब्लास्ट कर जाता, फट जाता है। हाई प्रेशर से गैस भरी हुई थी, वो बाहर इसलिए आई क्योंकि बाहर प्रेशर क्या है, लो है। अगर दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाए दोनों तरफ एटमॉस्फेयर में और किसी भी बॉडी के अंदर, तो एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक जगह हाई कंसंट्रेशन, एक जगह लो कंसंट्रेशन, या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी तरह से बैलून में जब एयर ज़्यादा हो जाती है तो जो बैलून फटता है तो जो आवाज़ आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हाई प्रेशर से गैसेस तेजी से कहाँ निकली, लो प्रेशर की तरफ। तो हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर ब्रीथिंग है तो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में क्या है, ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना चाहती है तो हमारी बॉडी में अंदर आती है। और हमारी बॉडी में सेल में रिस्पिरेशन के थ्रू क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, और ये CO2 बदले में कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2। तो CO2 हमारी जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और खास तौर से रिस्पिरेशन में वो CO2 रिलीज होती है, तो CO2 हाई प्रेशर से कहाँ चली जाती है, लो प्रेशर की ओर, और एटमॉस्फेयर से O2 कहाँ जाती है, बॉडी के अंदर आ जाती है। दिस इज द ब्रीथिंग। दूसरा डिफरेंस है ब्रीथिंग में कि ये फिजिकल प्रोसेस है, रिस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन ये फिजिकल प्रोसेस, भौतिक क्रिया है, और ये कैसी है, यहाँ पर रिस्पिरेशन कैसी है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक जैव रासायनिक क्रिया है जो जीवों के अंदर हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन कि ब्रीथिंग में केवल क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, इसमें यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, नो एटीपी फॉर्म। यहां पर क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, रिस्पायरेशन। इसके अलावा ब्रीथिंग में यहां पर एंजाइम का यूज नहीं होता, ठीक है ना, एंजाइम इज नॉट यूज्ड, एंजाइम का प्रयोग नहीं हो रहा, और यहां पर रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एंजाइम का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा जो ब्रीथिंग है इसमें एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एटीपी नहीं बन रहा है, तो ना ही हीट रिलीज होती है, कुछ होता है, केवल क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जबकि रिस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो फूड मटेरियल का डिकम्पोज कर सकती है, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो हीट के फॉर्म में कम होता है, मेनली किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। एक बर्निंग प्रोसेस होती है, बर्निंग भी नॉन लिविंग प्रोसेस है। बर्निंग में अगर किसी चीज़ को आप बर्न करते हैं, जैसे आप कचरा जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो उसमें भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, उस एनर्जी को बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, वो हीट और लाइट के रूप में क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रही है, स्टोर हो जा रही है। दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। यही एनर्जी हमको पूरे दिन काम करने के धीमे धीमे मिलती रहती है। तो ब्रीथिंग प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारा जो नासल पैसेज से होकर के जितने भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आएंगे हम यहाँ पर कि कैसे प्रोसेस पूरी होती है। अब आप इसमें मेनली देखें, हम सारे ऑर्गेनिज्म को कंपैरेटिव लेके चल रहे हैं, मेन हमारा ह्यूमन बींग्स है। तो अगर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो इन सारे फंक्शन में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हम यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ से शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ से लेकर के 10 फाइलम होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटियलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकार्डामिटा और कॉर्डेटा। सबसे जो अनडेवलप्ड या यूनिसेलुलर कहना चाहिए, जहाँ से इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है जूलॉजी की, वो यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ की चलती है। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूलिया सब आता है। इसमें जो कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता, क्यों? बिकॉज इट इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। तो केवल जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, सेल सरफेस से होता है। तो सेल सरफेस से क्या होगा, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। गैस जो होगी वो शरीर से बाहर निकलेगी, बॉडी सरफेस से, प्लाज्मा लेमा से, ठीक है। और वाटर से, अगर एक्वाटिक एनिमल है तो वाटर से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, CO2 कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो प्रोटोजोआ में भी ऐसा होता है, पोरीफेरा में भी ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है। इसके अलावा फाइलम निडेरिया और बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें कोई
स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इसीलिए सब में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो सेल सरफेस से होता है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और हायर एनिमल्स में आते हैं, हम आते हैं एनिलिडा। जब एनिलिडा में आते हैं, इसमें अर्थवर्म आता है, आपको पता है, फेरेटिमा पोस्टुमा कहते हैं। तो एनिलिडा में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। तो क्यूटिनेशियस रिस्पिरेशन होता है। क्यूटिनेशियस मैंने किससे हो रहा है, स्किन से हो रहा है। ठीक है, जो मॉइस्ट स्किन होती है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से O2 को एब्जॉर्ब कर सकती है और CO2 को रिलीज कर सकती है। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है वो किससे हो रहा है, क्यूटिनेशियस से हो रहा है। फिर हम एनिलिडा के बाद और आते हैं आगे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं, आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, क्या विशेषता होती है इंसेक्ट्स की, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इसलिए उनको हेक्सापोडा कहते हैं। तो ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं और अदर एनिमल्स हैं, पूरा जूलॉजी में जो जंतु जगत है, एनिमल किंगडम, उसका सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी एनिमल्स यहाँ पर हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में, उसमें 60 to 70% केवल किसके हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। आर्थ्रोपोडा में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो कई तरह के हैं। वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में स्पायरेकल्स हो सकते हैं। स्पायरेकल आपने नाम सुना है, श्वास रंध्र कहते हैं। कॉकरोच में बॉडी के सरफेस पर साइड में पैरेलल साइड, जो लेटरल साइड्स होती है, उस लेटरल साइड्स में यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्पायरेकल्स। फिर स्पायरेकल्स के अलावा यहाँ पर किससे हो सकता है, गिल्स से हो सकता है। गिल्स के अलावा और किससे हो सकता है, बताइए। रिस्पायरेटरी अगर आपने जो फाइलम आर्थ्रोपोडा नाम सुना हो, एक स्पायरेकल्स हो गया, गिल्स हो गया, एयर ट्यूब्स होती है। ठीक है ना, जो ट्रैकिया है वो ट्रैकियल रिंग्स बनाते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स हो सकते हैं, उससे हो सकती है। इसके अलावा बुक लंग्स नाम सुना है आपने। दीज आर द वेरियस ऑर्गन्स इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, तो गिल्स है, स्पायरेकल्स है, बुक लंग्स है, इन सब के द्वारा क्या हो सकता है, रिस्पिरेशन हो सकता है। फिर आर्थ्रोपोडा के बाद हम आते हैं, यहाँ पर एक एनिमल है, यहाँ पर या एक फाइलम है, सॉरी, इकाइनोडर्मेटा नाम सुना है। कोई एग्जांपल बताइए इकाइनोडर्मेटा का। स्टारफिश है। इकाइनोडर्मेटा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द ट्यूब फीट, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द रिस्पिरेशन आल्सो। रिस्पिरेशन के साथ और भी फंक्शन है इसका, वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिस्पिरेटरी ऑर्गन भी है इकाइनोडर्मेटा में। फिर हम अगर फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, तो कॉर्डेटा में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, कॉर्डेटा में। फाइलम कॉर्डेटा आपको पता है ना, देयर आर 5 क्लासेस, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो फिशेस में जो मछलियां हैं, मत्स्य वर्ग है, उसमें केवल क्या होता है, गिल्स होते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा में अलग अलग वर्ग में मेनली या तो गिल्स हैं या क्यूटिनेशियस रिस्पिरेशन, जैसे कौन है, फ्रॉग, मेढक है, उसमें उभयचर वर्ग में उसमें क्यूटिनेशियस रिस्पिरेशन हो सकता है, या फिर लंग्स है। जैसे ही लैंड एनिमल में हम आते हैं, है ना, फिशेस मत्स्य वर्ग में टोटली क्या है, एक्वाटिक है। मत्स्य के बाद आता है उभयचर, एम्फीबिया, उसमें आता है फ्रॉग, उसमें गिल्स भी होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फिर उसके बाद लंग्स भी होते हैं, ताकि वो लैंड में भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। उभयचर दोनों जगह रह सकता है, जल और थल में। उसमें क्यूटिनेशियस कुछ समय तक के लिए स्किन से भी, मॉइस्ट स्किन से क्या हो सकता है, रिस्पिरेशन हो सकता है। फिर उसके बाद के जितने एनिमल हैं फाइलम, चाहे वो सॉरी क्लास, चाहे आपका रेप्टिलिया हो, चाहे एप्स हो, चाहे मैमल्स हो, सब में लंग्स पाए जाते हैं। दीज आर द मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक, तो कंपैरेटिव अगर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखें हम, तो विभिन्न एनिमल्स में, विभिन्न फाइलम में अलग अलग तरह के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। सबका फंक्शन केवल एक है कि किसी तरह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना और फूड मटेरियल का डिकम्पोज करके क्या प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब आते हैं इसके बाद कि ह्यूमन बींग्स, तो जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी है, उसमें ह्यूमन बींग मोस्ट डेवलप्ड है, इसलिए ह्यूमन बींग का ही स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं यहाँ पर, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। मनुष्य में रिस्पिरेटरी ऑर्गन में, देखिए रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो ठीक है, मनुष्य में रिस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करते हैं। केवल मनुष्य में नहीं, बहुत सारे मैमल्स हैं। हमारे में जो सबसे पहले जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन आएगा वो कहाँ से शुरू होगा, नासल पैसेज से शुरू होगा। तो पहले हम इसमें नाम लिखते हैं कि पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, नासल पैसेज हो जाएगा।
अब नासल पैसेज में अलग अलग लिख सकते हैं कि यहाँ पर नोज का टिप है, फिर उसके बाद क्या है नासोफेरिंग्स है, नासल पैसेज में सब आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं किसमें, फेरिंग्स पार्ट में आते हैं। फेरिंग्स से जब आगे बढ़ते हैं तो बाइफर्केशन हो जाता है, मैंने बताया था क्रॉस बनता है। जो हमारी ओरल पैसेज होता है वो किस में चला जाता है, गलेट से होता हुआ एसोफेगस में, और जो हमारा एयर पैसेज होता है वो फेरिंग्स से होकर के ग्लॉटिस से होता हुआ कहाँ जाता है, ट्रैकिया में आ जाता है, श्वास नली में। फिर ट्रैकिया के बाद और आगे हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रैकिया फिर बाइफर्केट कर जाती है, किस में इंटर करती है, लंग्स में इंटर करती है। इसी ट्रैकिया के जो नीचे का जो पार्ट होता है सबसे नीचे का, दैट इज कॉल्ड द लैरिंग्स। नाम सुना है, लैरिंग्स भी इसी में पढ़ेंगे क्योंकि हम डाइजेस्टिव पार्ट में लैरिंग्स पढ़ा नहीं हमने। तो एक लैरिंग्स होता है, उसमें साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो नासल पैसेज से होते हुए, फेरिंग्स से होता हुआ, ट्रैकिया से होता हुआ सीधे लंग्स में जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि साउंड प्रोडक्शन भी पढ़ना है इसलिए लैरिंग्स भी इसी में आ जाता है। तो हम इसमें आज सबसे पहले आते हैं नासल पैसेज में। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो नासल पैसेज में, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो हमारा ये क्या है, नासल पार्ट है, ये नासल पार्ट 20 से पार्टीशन है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, कोई आपको फिगर नहीं बनाना है, समझने के लिए बता रहा हूं आपको। ये आपका नासल पार्ट में पार्टीशन है, और ये जो पार्टीशन यहाँ पर आपके क्या है, नासल कोर्स है, एक्सटर्नल लेयर्स है, नासा छिद्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप पर इस जगह पर एक बोन होती है, उसे क्या कहते हैं, वोमर कहते हैं। हम वोमर से आगे बढ़ते हैं तो ये नासल पार्ट लेफ्ट और राइट में क्या है, बाइफर्केट कर गया है। अब इस पार्ट में यहाँ से होता हुआ जो बोन ऊपर है उसे कहते हैं पैलेटाइन। क्या कहते हैं, पैलेटाइन के ऊपर बढ़ते हैं तो जबड़ा आ जाता है, उसमें जो बोन होती है उसको कहते हैं यहाँ पर मैक्सिला। ठीक है, तो वोमर है, पैलेटाइन है, मैक्सिला है। उसके और आगे बढ़ते हैं तो हम किस में आ जाते हैं, एथमॉइड। एथमॉइड का एक और नाम है, इसको टर्माइनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्माइनल। और टर्माइनल में चूंकि बहुत सारे उभार होते हैं, हमारे नासल पैसेज का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए टर्माइनल हड्डियां मुड़ी हुई होती हैं, उन्हें कहते हैं शुक्तिकाएं। तो इसलिए उनका एक और नाम है इंफीरियर टर्माइनल। ठीक है, तो ये टर्माइनल बोन ही है जो इतनी जगह फ्लक्चुएट होती हुई आगे बढ़ती है ताकि हमारे नासल पैसेज का सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो एक्सटर्नल एयर होती है उसका टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग कर देती है। मान लीजिए बहुत ठंड है, बाहर से 0 डिग्री की एयर आ रही है, तो हमारे लंग्स को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, तो इतने बड़े पैसेज से होती हुई जब तक अंदर जाएगी तो हमारी नासल पैसेज में म्यूकस होता है, और म्यूकस के साथ साथ हेयर्स होते हैं, वो सब एयर को थोड़ी थोड़ी देर तक फिल्टर करते हुए जब आगे ले जाएंगे तो उसमें हमारी एयर क्या हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से बाहर हम भट्टी के आसपास खड़े हुए बहुत हॉट एयर निकल रही है, वो हॉट एयर हमारे लंग्स को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है लंग्स की। तो उस टेम्परेचर को भी नासल पैसेज क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, रूम टेम्परेचर के बराबर कर देता है बॉडी टेम्परेचर के, ताकि हमारे बॉडी को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो वोमर से, पैलेटाइन से, मैक्सिला से होती जो टर्माइनल पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट में नासल पैसेज बहुत ज़्यादा क्या होता है, फोल्डेड होता है। तो फोल्डेड होने के कारण तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। दूसरी बात है यहाँ पर कि हेयर्स होते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोक देते हैं। इसके अलावा म्यूकस पाया जाता है, जो म्यूकस पार्ट होता है श्लेष्म, देखिए क्या करता है, ये मॉइस्ट होता है और ये चिपचिपा होता है, जिसके कारण से हमारा यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है वो चिपक जाता है, और डस्ट पार्टिकल वहाँ से होकर के ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक नहीं पहुँच पाते, नहीं तो सारी डस्ट अंदर चली जाए और हमारे लंग्स क्या हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए। तो हम यहाँ सुरक्षित बने रहते हैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर वोमर से, पैलेटाइन, मैक्सिला से होते हुए एथमॉइड बोन तक पूरे में क्या पाया जाता है, इंफीरियर टर्बाइनल्स के फॉर्म में शुक्तिकाएं पाई जाती है। अब म्यूकस और हेयर्स के अलावा यहाँ पर एक विशिष्ट मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं निडेरियन मेम्ब्रेन। दिस इज द निडेरियन मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निडेरियन मेम्ब्रेन? निडेरियन मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कोई भी यहाँ से होकर के एयर अंदर जा रही है उसको क्या करता है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई फाउल स्मेल आ रही है कि गुड स्मेल आ रही है, वो पहचानने का कार्य इसके अंदर नासल पैसेज एक मेम्ब्रेन होती है, निडेरियन मेम्ब्रेन, उसका कार्य है। तो ये क्या कर देती है, स्मेल को पहचानने का कार्य करती है कि फाउल स्मेल है क्या, गुड स्मेल है। अब निडेरियन मेम्ब्रेन से होता हुआ यहाँ पर पूरी एयर पैसेज कहाँ पहुँच गई, नासल पैसेज से होकर आगे कहाँ पहुँचेंगे,
फेरिंग्स में पहुंचेंगे, ग्रसनी में। तो आपको मैंने बताया था कि जो फेरिंग्स पार्ट होता है वो ऐसा पार्ट है जहां पर ओरल पैसेज और नासल पैसेज दोनों आकर के मिल जाते हैं, उसे फेरिंग्स कहते हैं। अब इस वाले पार्ट में फेरिंग्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि नासल पैसेज और ओरल पैसेज का क्या है, कंबाइंड पार्ट है। फेरिंग्स के बाद डाइफरकेशन होता है। यहाँ पर कैसे होता है कि जैसे ये फेरिंग्स से होकर के जो एयर ट्यूब होती है वो कहाँ पहुंचती है, ग्लॉटिस एयर, और जो फूड मटेरियल होता है वो गलेट माने निगल द्वार, ठीक है। और गलेट आगे बढ़ के किसमें खुलता है, एसोफेगस। एसोफेगस पार्ट हम H2 पार्ट में पढ़ चुके, इसको ही पढ़ना नहीं। हम आ रहे हैं यहाँ पर ग्लॉटिस में। सपोज करिए ये वाला पार्ट है। अब इसका जो ऊपर का टॉप पार्ट है ये ग्लॉटिस, और इसी टॉप पार्ट पर एक ऐसा फोल्ड लगा हुआ है, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, जिस समय हम भोजन को निगलेंगे, मैंने बताया था डाइजेशन में, उस समय इसको क्या कर देता है, फोल्ड कर ऊपर से ढक लेता है, ताकि इसके अंदर फूड मटेरियल ना चला जाए, केवल क्या जाए, अंदर एयर जाए। ये एपिग्लॉटिस हो गई। ग्लॉटिस से होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया माने श्वास नली। ट्रैकिया का बेस पर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर ट्रैकिया से आगे बढ़ते हुए किसमें आ जाएंगे, लंग्स में आ जाएंगे। उसे कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो साउंड बॉक्स है, ठीक है ना, ये क्या है, किससे बना हुआ है, कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक, 9 कार्टिलेज। अब यहाँ पर 9 कार्टिलेज है, तो 9 कार्टिलेज है, 9 और कितनी है, 3 पेयर में है, और 3 क्या है, अनपेयर्ड। तो 3 यहाँ पर पेयर्ड में हो गई, और 3 क्या है, अनपेयर्ड। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट कार्टिलेज कौन सी होती है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, कौन सी ग्लैंड है, ये ग्लैंड कौन सी, उसी के नाम पे बना है, कौन सा, थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद एक होती है क्रिक्वाइड, थायराइड के जस्ट नीचे, और एक होती है एपिग्लॉटिस। क्या होता है, एपिग्लॉटिस। और जो 3 अनपेयर्ड में होती है उसको क्या कहते हैं, किसी को पता है, कॉर्निकुलेट कहते हैं, एक को क्यूटिनोइड कहते हैं, और एक को एरिटिनोइड कहते हैं। ये पेयर्ड में होती है, और ये क्या होती है, अनपेयर्ड होती है। ये सब कार्टिलेज मिलकर के एक साउंड बॉक्स नामक ऑर्गन बनाती हैं, जिसके कारण, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और उससे क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है। तो जब एयर निकलती है, एयर का वाइब्रेशन, वो एयर का वाइब्रेशन ही डिपेंड करता है कि साउंड कैसी क्रिएट होगी, ठीक है। एयर का वाइब्रेशन, जैसे बांसुरी बजाते हैं या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मुंह से बजाया जाता है, उसमें केवल एयर की जो वाइब्रेशन है या एयर की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी साउंड कैसी क्रिएट होगी। तो ये जो यहाँ पर कार्टिलेज है, आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, बुक में बना हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा फिगर में नहीं जाना है, इस तरह का पार्ट होता है। इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट थायराइड हो गया। थायराइड के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द क्रिक्वाइड। ये क्या है, यहाँ पर थायराइड पार्ट है। ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, ये एपिग्लॉटिस लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये एपिग्लॉटिस है, ये थायराइड है, ये क्रिक्वाइड है। क्रिक्वाइड के नीचे क्या लगा हुआ है, दीज आर द ट्रैकियल रिंग्स, और ये ट्रैकिया है, ये वाला पार्ट, ठीक। अब हमने यहाँ पर केवल क्या बनाया, थायराइड, क्रिक्वाइड और एपिग्लॉटिस। ये सब थायराइड, क्रिक्वाइड और ट्रैकिया। ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर एक हाइवाइड बोन आपने सुना होगा नाम। हमारी टंग जिस बोन पर रखी रहती है वो यू के आकार की एक बोन होती है, ऐसी, उसे क्या कहते हैं, हाइवाइड बोन कहते हैं। उस पर हमारी टंग रखी हुई है। तो हाइवाइड से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है और जो फाइबर्स यहाँ पर जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर थायरो हाइवाइड कार्टिलेज। थायो हाइवाइड का मतलब है यहाँ पर थायराइड को हाइवाइड से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है, थायराइड। इसके बाद ये थायराइड है, ये क्रिक्वाइड है। यहाँ पर भी एक
ऐसे फ्लैप्स लगे होते हैं, इसे कहते हैं क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज। क्रिको माने क्रिकॉइड को थायरॉइड से जोड़ने वाली रचना, इसे कहते हैं क्रिकोथायरॉइड। इसके बाद नीचे ट्रैकिया लगा हुआ है। अब इसमें अब ये कॉर्निकुलेट और क्यूटिनॉइड और आर्टिनॉइड नहीं आया है, ठीक है। इसका दूसरा व्यू देखते हैं। क्योंकि हम एक सरफेस से अगर देखेंगे तो हमको सारी बोन्स या सारी कार्टिलेज दिखाई नहीं देगी। अगर इसका दूसरा व्यू देखते हैं तो यहां पर ऐसा व्यू हमने बनाया, वोकल कार्ड्स बना रहे हैं। अब इसमें ये जो मेन पार्ट है, ये दो तरह के वोकल कार्ड्स होते हैं, टू पेयर वोकल कार्ड्स। यहां पर एक होता है स्ट्रक्चर, कौन सा लिखा था इससे पहले अनपेयर्ड में, कॉर्निकुलेट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये कॉर्निकुलेट है। और उसके नीचे वाला क्या है, यहां पर क्यूनिकुलेट, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर अंदर की तरफ इस जगह पर ये क्या लगे हैं, वोकल कार्ड्स लगे हैं। यह कि ये जो बाहर वाला वोकल कार्ड्स है इसे कहते हैं फॉल्स वोकल कार्ड्स, और जो अंदर वाला है इसे क्या कहते हैं, ट्रू वोकल कार्ड्स। अब जो एयर आ रही है वो इसके अंदर से निकलती है, और एयर के वाइब्रेशन से ट्रू वोकल कार्ड्स ही साउंड प्रोडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के जो बीच का भाग होता है, ये बीच का भाग है, तो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के जो बीच का भाग होता है वहीं से होकर के एयर बाहर आती है, क्योंकि हमारे माउथ से एयर आएगी। तो यहाँ से ट्रैकिया से होती है, जब हम फोर्स करते हैं तो एयर यहाँ से वापस आती है, और इधर से ट्रू वोकल कार्ड से होती ही एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के बीच में जो छोटा सा स्पेस होता है, ठीक है, वहां से होती एयर कहाँ आती है, बाहर, और उससे हमको साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें जो सबसे बड़ी जो कार्टिलेज थी हमारी, वो कौन सी थी, थायरॉइड थी। थायरॉइड के कारण ही हमारा ये नेक क्या होता है, फुला हुआ होता है, इसलिए इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, टेटुआ जिसको कहते हैं, है ना, ये एडम एप्पल है। तो एडम एप्पल नाम क्यों रखा गया, अंग्रेजों ने बनाया था उन्होंने। एडम शायद उनके सबसे पहला, ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य विकसित हुआ उसका नाम उन्होंने एडम रखा था, ठीक है ना। हम लोग ने उसका नाम कुछ और रख दिया, तो उन्होंने उसका नाम एडम रखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि एडम एप्पल, और एडम ने ही एप्पल खाया था, जिसके कारण से आगे की संतानें क्या हुई, डेवलप हुई, इसलिए एडम एप्पल रख दिया। खैर, लैरिंज साउंड बॉक्स के बाद हम किस में आते हैं, ट्रैकिया में आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट में। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कार्टिलेज दो तरह की होती है, वो हम किसमें, स्केलेटल सिस्टम में बनाएंगे। हाइलिन कार्टिलेज होती है, और कैसी होती है, इलास्टिक होती है। हमारा जो एपिग्लॉटिस है, ठीक है ना, उसके नीचे जो ट्रैकियल रिंग्स है, तो जो ट्रैकियल रिंग्स है वो कार्टिलेजनस है, और पूरे नहीं है, होल नहीं है। जो रिंग है ऐसा आकर के, ऐसा यहां तक आकर के रुक जाता है, ये रिंग क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर दो तरह की कार्टिलेज, हाइलो इलास्टिक, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं यहाँ पर ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास नली को कहते हैं, एयर ट्यूब को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, एयर ट्यूब। अब अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सपोज करिए ट्रैकिया बनी हुई है, तो ट्रैकिया में सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको कहते हैं यहाँ पर कौन सा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके अंदर जो होती है मिडिल पार्ट, सबसे बाहर की आउटर मोस्ट है, उसके अंदर जो होती है उसे कहते हैं यहाँ पर सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर जो होती है उसे कहते हैं यहाँ पर म्यूकोसा। सब मने नीचे, इसके नीचे की लेयर सपोज करिए कि ये ऐसा टीएस का बना है, तो सबसे बाहर ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद हो गई सबम्यूकोसा, उसके अंदर क्या हो गई, म्यूकोसा। तो ये जो सबम्यूकोसा और ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इस लेयर के बीच में क्या लगे होते हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स लगे होते हैं। तो ये जो हमारी ट्रैकिया है, इसमें इस तरह के कार्टिलेजनस रिंग्स लगे हुए हैं। जब भी कहीं पर पिलर बनाए जाते हैं तो पिलर में जो रॉड लगती है, छड़ लगती है, उसको चारों ओर से रिंग से कस दिया जाता है, ताकि वहां पर छड़े ना फैले ना सिकुड़ जाए। ऐसा ना हो कि कहीं पर बहुत ज्यादा फैल जाए, कहीं पर एक जगह कन्वर्ज हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये कार्टिलेजनस रिंग्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कार्टिलेजनस रिंग्स की तो आपको पता चल गया कि इसको फैलने से रोकते हैं या पिचकने से। इसके अलावा यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम।
ये कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ पर एपिथेलियम कैसी होती है। तो आप एक चीज समझ लीजिए, स्यूडो माने होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। और स्ट्रेटिफाइड माने मल्टी लेयर्ड। स्यूडो माने क्या हो गया? फॉल्स। और स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी। जैसे सपोज करिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो एक के ऊपर अगर सेल ऐसे लगे हुए हैं, सेल एक के ऊपर एक लगे, तो ये स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि मल्टी लेयर्ड जैसी सेल दिखती तो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि हर सेल एक दूसरे के ऊपर लगी हो। कभी कभी कुछ सेल ऐसी हवा में लटक जाती है, ऐसी बेस वाले के ऊपर लग गई है, और कभी कभी कुछ सेल्स यहाँ से लेकर के पूरी ऊपर तक चली जाती हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो बेस तक पहुँच नहीं पाती, दैट इज कॉल्ड द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और केवल स्ट्रेटिफाइड लिखा है, इसका मतलब है कि एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज है सेल, फिर इसके बाद तीसरी लेयर में ऐसे अटैच है, इज द स्ट्रेटिफाइड। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। कॉलमनर का मतलब है हमारी सेल्स किस आकृति की है? पिलर की तरह की, खंबे की तरह, उसे कॉलमनर कहते हैं। अगर स्क्वेमस लिखा होता तो चपटी होती है, जैसे टाइल्स चपटा होता है, और अगर क्यूबॉइडल होता तो घन के आकार की होती। तो ये नाम है कि शेप कैसा है, कॉलमनर लिखा हुआ है कि क्यूबॉइडल लिखा हुआ है कि स्ट्रेटिफाइड लिखा हुआ है, वो डिपेंड करता है कि किस आकृति की सेल है। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड है, स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स है। ठीक है। इसके बाद इस कार्टिलेज रिंग्स के बाद यहां से ट्रैकिया से होते हुए हम कहां आते हैं? किस पार्ट में? अब अभी तो लंग्स में आए। लंग्स में इंटर करेंगे तब तो वो बाइफरकेट करेगा। तो लंग्स में इंटर करने के लिए ये हो गई हमारी ट्रैकियल रिंग्स। अब लंग्स में इंटर करने से पहले हमारी जो ट्रैकिया होती है वो बाइफरकेट कर जाती है, ऐसी। अब हम लंग्स में जब आ रहे हैं तो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स यूज्ड फॉर द रिस्पायरेशन। मेन यही ऑर्गन है जो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, बाकी तो क्या है? सहायक ऑर्गन थे। अब जो लंग्स होते हैं, फेफड़े हमारे, आपको पता है कि यहाँ पर फेफड़े जो है कितने हैं? एक जोड़ी है, 2 पेयर। अब जो हमारे लेफ्ट हैंड में उसको राइट कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाहर निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी तरह हार्ट में होता है, जो हमारे लेफ्ट हैंड पे होता है उसको राइट पार्ट कहते हैं, और जो राइट हैंड में होता है उसको लेफ्ट पार्ट कहते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया राइट, और ये वाला क्या हो गया? लेफ्ट। अब चारों ओर से लंग्स में, अब इसमें फिर से है कि जो हमारा राइट पार्ट है इसमें 3 चैम्बर होते हैं, उस वाले पार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आपको इतना समझना है कि लंग्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड द पैराइटल प्लूरा। पैराइटल और प्लूरा। प्लूरा शब्द बना हुआ है किसके लिए? लंग्स के लिए। कार्डियक शब्द यूज होता है किसके लिए? हार्ट के लिए। रीनल वर्ड यूज होता है किसके लिए? किडनी के लिए। हेपेटिक वर्ड यूज होता है लीवर के लिए। ये 2-4 कॉमन वर्ड है। तो पैराइटल प्लूरा यहाँ पर बाहरी लेयर है, और अंदर की लेयर क्या है? इसे कहते हैं विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, ताकि ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे पर बिना फ्रिक्शन के, बिना घर्षण के क्या करें? स्लिप करें, क्योंकि बार बार हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और क्या होगा? घटेगा। तो जब ये यहाँ पर लगातार फ्रिक्शन होगा तो हमारा मेम्ब्रेन डैमेज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, जिसके कारण से आसानी से ये फिसलते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर लिक्विड में इन्फेक्शन हो जाता है, दैट डिसीज कॉल्ड प्लूरिसी। तो वो प्लूरिसी डिसीज हो जाती है। यहाँ पर इसी डिसीज के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच का जो लिक्विड है, तो प्लूरिसी डिसीज का मतलब है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें इन्फेक्शन हो गया, इसलिए वहाँ पर फ्रिक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसका अंदर प्लूरिसी। अब हम आते हैं यहाँ पर कि लंग्स के अंदर जैसे ही इस एक पार्ट बनाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पर ट्रैकिया अंदर इंटर करने वाला होता है, तो उससे पहले वो बाइफरकेट कर जाता है 2 पार्ट में, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी ब्रोंकस। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। ठीक है। अब लेफ्ट लंग में और राइट में दोनों में इंटर करेंगे। अब जैसे ही अंदर इंटर कर रहा है तो ये अंदर आकर के फिर से बाइफरकेट करेगा, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ब्रोंकस। हिंदी में कहते हैं द्वितीयक श्वसनी। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर डिवाइड करता, बाइफरकेट करता है, दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी ब्रोंकस।
लगातार डिवीजन करता रहता है। ठीक है, जब तक ये यहाँ पर, इसको ब्रोंकस तब तक कहेंगे जब तक इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पर ये सब कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे हुए हैं। जैसे ही कार्टिलेजिनस रिंग्स खत्म हो जाते हैं फिर वो दैट इज कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स, तब उसे क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। और जब तक उसमें टेकल रिंग्स थे तब तक उसको ब्रोंकस कह रहे थे। ब्रोंकस या ब्रोंकाई एक ही चीज है, ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है। हमने इसको क्या नाम दिया? ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड करेंगे और लास्ट में जब बहुत ज़्यादा 150 बार डिवीजन हो जाएगा तो उसे कहेंगे यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, छोर श्वसनिकाएं। और जो छोर श्वसनिका होती है वो सबसे लास्ट में जिस पार्ट में खुलती है दैट इज कॉल्ड द एल्व्यूलाई। क्या कहते हैं उसको? एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायु कोष्ठक। ठीक है, एल्व्यूलाई प्लूरल है, एल्व्यूलस क्या है? सिंगुलर है। तो ये जो एल्व्यूलाई है वायु कोष्ठक, इसके अंदर एयर सैक होते हैं। एल्व्यूलाई के अंदर वायु कोश। अगर एक एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर ऐसा हम बना दें समझने के लिए, तो इसके अंदर यहाँ पर वायु कोश है और हर तरफ वायु कोश के चारों ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई है वाइडली स्ट्रेट। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। ये रक्त केशिकाएं जो ब्रीथिंग से ऑक्सीजन हम लाए हैं, ठीक है, वो ब्लड से होती हुई कहां तक आई है? ये ब्लड से यहां से ऑक्सीजन इससे निकल करके कहां चली जाती है? वायु कोश या वायु कोष्ठक के अंदर। अब यहां पर जब ये ऑक्सीजन चली जाएगी और बदले में यहां से क्या आ जाएगी? CO2। दैट इज द मेन ट्रांसपोर्ट। जो एक्सचेंज हो रहा है ना वो यहां पर हो रहा है। तो जो भी रिस्पिरेशन के थ्रू सेल में CO2 प्रोड्यूस हुई है वो CO2 यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ब्लड में चली जाएगी। और ब्लड में चूंकि हमने इनहेल की है, योगा के द्वारा ऑक्सीजन ली है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ से निकल के कहाँ चली जाएगी? वायु कोष्ठक में चली जाएगी। तो लंग्स में इतनी बार बाइफर्केशन होता है कि लिखा रहता है कई जगह कि 2 करोड़ से ज़्यादा बार ये क्या होता है? डिवीजन होता है। इसके कारण से हमारे लंग्स का सरफेस एरिया लंग्स का बढ़ करके हो जाता है 40 स्क्वायर मीटर। ये जो रूम है ना इससे बड़ा, ये 40 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा एरिया होता है ना, फिट में नहीं, 40 स्क्वायर मीटर। तो लंग्स का सरफेस, लंग्स नहीं इतना बड़ा होता, लंग्स का सरफेस एरिया, हर वायु कोष्ठक का सरफेस एरिया निकालिए और करोड़ों वायु कोष्ठक होते हैं तो सबका सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर 40 स्क्वायर मीटर के आसपास हो जाएगा। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण से हमारे अंदर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आसानी से O2 और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और जितनी ज़्यादा O2 हम इनहेल करेंगे वो हमारे लंग्स में वायु कोष्ठक तक पहुँचेगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो फूड मटेरियल का डिकम्पोजिशन होगा और एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जो एथलीट्स होते हैं वो एथलीट्स जो है जब खूब दौड़ते भागते हैं तो उनके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन और ज़्यादा अंदर आ सकती है। ठीक है, आप बिस्तर के अंदर रात सुबह 9 बजे तक सोते रहेंगे चादर ओढ़ करके, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, ऐसे दुबले पतले रहेंगे, हर समय चक्कर आते रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि हमेशा फूड मटेरियल अच्छा खाने से ही आपकी हेल्थ बनती है। डिपेंड करता है कि आपका डेली रूटीन कैसा है। अगर आप सुबह उठ करके फ्रेश एयर लेते हैं और योगा करते हैं, भले 10 मिनट करते हैं या फिर कुछ मेहनत का काम करते हैं, तो जितनी अंदर की CO2 है वो बाहर निकलेगी। जब अंदर से स्पेस खाली होगा तब O2 कहाँ जाएगी? अंदर। अब आप चद्दर ओढ़ के पड़े हुए हैं अंदर, तो वही जो है CO2 जो श्वसन से बाहर आ रही है वही CO2 चद्दर के अंदर से फिर अंदर जा रही है। ठीक है ना? और आपका दम घुट रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आपके कमरे में फ्रेश एयर नहीं आ रही है। तो जाड़े में खास तौर से हम लोग चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि जो दरवाजे होते हैं उसके नीचे जो गैप होता है ना थोड़ा सा, लोग उसमें लकड़ी के या दफ्ती लगा देते हैं, ठंडी लग रही है हवा ना आने पाए। अगर बिल्कुल फ्रेश एयर नहीं आएगी तो आपका दम घुट जाएगा क्योंकि O2 जितनी कमरे में आप 2-3 घंटे में यूज़ कर लेंगे और लगातार क्या निकालेंगे? CO2। तो इसलिए फ्रेश एयर का आना जरूरी है। तो जब फ्रेश एयर अंदर आएगी, हमारी बॉडी के अंदर आएगी, तो हमारे अंदर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और CO2 बाहर आएगी। और जब CO2 बाहर आएगी तभी O2 कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी, क्योंकि स्पेस उतना ही है। तो एक्सचेंज के लिए जो योगा होता है, तो योगा में क्या करते हैं हम कि सांस अंदर भी खींचते हैं और कहाँ निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ब्रीथिंग में 2 पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। अब उसमें आते हैं
ये जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी इसलिए बढ़ती है। अब हम इसके बाद आते हैं श्वास क्रिया मेनली हमारी चेस्ट में होती है और उसको कहते हैं यहाँ पर थोरेसिक केस। जिन रचनाओं में होती है क्या कहते हैं यहाँ पर? थोरेसिक केस। हिंदी में कहते हैं वक्षीय कटहरा, कहीं कहीं लिखा था वक्षीय पिंजरा। कटहरा पिंजरा क्या, जैसे पक्षी को आप किसी पिंजरे में बंद कर देते हैं, उसी तरह से ये हमारी एयर ट्यूब आ रही है, ट्रैकिया आ रही है। ट्रैकिया डिवाइड हो रही है लंग्स में, ये बन गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बीच में हार्ट है, ये क्या है? लंग्स है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेन ब्रीथिंग का पार्ट है वो क्या है? लंग है। तो इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो नीचे की तरफ लंग्स में जो सपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड द डायफ्राम। एक रचना होती है उसे कहते हैं डायफ्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी बनी होती है? स्ट्रैप्ड मसल्स की, ऐच्छिक पेशियों की और फाइबर्स की बनी हुई रचना होती है। इसे डायफ्राम कहते हैं, जो लंग्स को नीचे से क्या देती है? सपोर्ट देती है या पार्टीशन करती है वक्ष भाग में और उदर भाग। आपने बायोलॉजी में सुना होगा कि ये वक्ष है, ये उदर है। जहां तक हमारे लंग्स है वो वक्ष है और उसके नीचे का भाग क्या है? उदर है। तो उदर को पेट भी लोग कहते हैं, कि वास्तव में पेट के अलावा आते आते बहुत चीजें होती है, इसलिए उदर कहना चाहिए। अब नीचे की तरफ तो डायफ्राम हो गया, ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ पर ट्रैकिया है, श्वास है, ठीक है। साइड में क्या है? रिब्स है। जाओ तब से किसका कवर है? पसलियों का, ठीक है ना। तो ऊपर रिब हो गई, सॉरी ऊपर क्या हो गई? ट्रैकिया हो गई। नीचे क्या हो गया? डायफ्राम हो गया। साइड में क्या हो गया? रिब्स हो गई। आगे क्या हो गया? आगे माने कौन सी डायरेक्शन? वेंट्रल साइड। ये क्या है? ये कौन सी बोन है? ये जहां मैं फिंगर रखी हूं, ये वाली। अरे जो हमारी रिब्स है आगे कहां आकर जुड़ती हैं? स्टर्नम में। इसको कहते हैं उरोस्थी। उरोस्थी माने ये वाली बोन, ठीक है, जहां हमारे बटन लगे हैं, ये स्टर्नम है। और पीछे की तरफ क्या है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। तो देखो सब तरफ से कवर है। पीछे की तरफ बैकबोन डोर्सल में, वेंट्रल में स्टर्नम, साइड में रिब्स, ऊपर ट्रैकिया और नीचे डायफ्राम। ये पूरा वक्षीय पिंजरा या कटहरा बना रहा है जिसके अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है। अब क्या होगा? जो हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस है, ब्रीथिंग प्रोसेस आपको बता दें इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक। हम सो रहे हैं तब भी ब्रीथिंग चल रही है। ऐसा नहीं कि जागने में हमें ध्यान आया, अरे सांस लेना है तो हमने सांस ले ली है, इस तरह तो मर ही जाए, भूल जाए बात करने में, खाना खाने में तो भूल जाए। तो ब्रीथिंग में दो स्टेप है। एक होता है इनहेलेशन, एक और नाम है इसका, इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन से ऐसा समझ में आता है जैसे रिस्पिरेशन से जुड़ा है, कि रिस्पिरेशन इसमें नहीं, इसलिए हम केवल इसको इनहेलेशन कहते हैं। और एक पार्ट होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का दूसरा नाम है, पुराना नाम है यहाँ पर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब ब्रीथिंग क्रिया जो है, जितना छोटा एनिमल होगा उसकी ब्रीथिंग रेट उतना ही फास्ट होगी। ब्रीथिंग का मतलब होता है द इनटेक ऑफ O2 एंड आउटफ्लक्स ऑफ CO2। O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना, एक ब्रीथिंग हुई। तो ब्रीथिंग यहाँ पर एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें दो स्टेप है, O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना। तो जितना छोटा एनिमल होगा, जैसे आप चूहे को देख लीजिए, चूहा कहीं बैठा हो तो उसका जो पार्ट है बॉडी का वो तेजी से ऐसे ऐसे हो रहा है। इसका मतलब ब्रीथिंग रेट क्या है? फास्ट है। तो ब्रीथिंग रेट 100 के ऊपर चली जाती है। मनुष्य में कितना होता है? 12 से 16। हमारी पल्स रेट अलग है ना, वो हार्ट का पंपिंग है। हमारा ब्रीथिंग रेट कब तय होता है? जब नॉर्मल रेस्ट के समय, जब हम लेटे हुए सो रहे हैं, तो व्यक्ति लेटा हुआ रेस्ट कर रहा है, उस समय आप देखेंगे जो उसका ब्रीथिंग रेट है, अगर एक बार हमारे लंग्स यहाँ पर फूले और दोबारा पिच के एक ब्रीथिंग हुई, क्यों? क्योंकि O2 अंदर आई और CO2 बाहर गई, मिलाकर के एक ब्रीथिंग। तो 12 से 16 बार जो ब्रीथिंग रेट होता है पर मिनट होता है इन द नॉर्मल टाइम। लेकिन कभी अगर जो है आप ऐच्छिक ब्रीथिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर हो जाती है, तो मैं बड़ी देर से जोर से सांस ली, या मान लीजिए कोई कुत्ता उत्ता दौड़ा ले आपको थोड़ी दूर तक, तो उसके बाद रुकते हैं, खूब जोर से सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत सारी खर्च हो गई। हम अब ज़्यादा O2 लेंगे तो अंदर तक ऑक्सीजन जाएगी, तो फूड मटेरियल का विखंडन तेजी से होगा, तो हमें ऊर्जा क्या मिलेगी? ज़्यादा मिल जाएगी। और खास तौर से अंदर जो CO2 इकट्ठा हुई वह निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी।
तो ब्रीथिंग रेट 12 से 16 होता है, किसी किसी में ज़्यादा हो सकता है, हाथी में तो और कम होता है। जितना बड़ा एनिमल होगा उसकी मेटाबॉलिक रेट उतना ही स्लो हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इनहेलेशन माने गैसों का अंदर आना और एक्सहेलेशन माने गैसों का कहाँ निकलना, बाहर निकलना। अब इसमें दो टाइप की मसल्स होती हैं मेनली, किसमें, रिब्स में। ये वाला पार्ट हमारा रिब्स का है, पसलियों का। तो पसलियों में जो मसल्स होती हैं उसे कहते हैं यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स, और एक और होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये मसल्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, ब्रीथिंग। अब इनहेलेशन का मतलब है O2 का अंदर आना। तो जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जिस समय O2 अंदर आती, क्यों आएगी, उसका रीजन है कि एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड। जब O2 अंदर जाती है तो डायफ्राम कहाँ आता है, नीचे, एंड द रिब्स फॉरवर्ड। रिब्स कहाँ जाती है, आगे, और डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे। जब रिब्स आगे और डायफ्राम नीचे जाएगा तो द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। इसका सरफेस एरिया वक्ष गुहा का अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यार, ठीक है ना। दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसका तो फिर हिसाब में पढ़ी ही है। तो जैसे ही वॉल्यूम इसका बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में है तो अपने आप हमारे लंग्स के अंदर अपने आप इंटर करेगी। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, मुझे भी बहुत दिन तक रहा, कि हम जब सांस लेते हैं तो पूरी ऑक्सीजन अंदर आती है, केवल ऑक्सीजन अंदर आती है, कि पूरी गैसेज अंदर आती है। वास्तव में पूरी गैसेज अंदर आती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो लंग है, वो लंग में जो एल्वियोलाई केवल O2 के लिए परमिएबल है। तो उसमें नाइट्रोजन भी आती है, CO2 भी सब आती है। नाइट्रोजन तो 78% होती है, तो पूरी एयर अंदर आती है। हमारे नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा केवल ऑक्सीजन अंदर ले, पूरी एयर अंदर आती है। लेकिन उसमें से केवल O2 ही हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन से या एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से परमिएबल है। परमिएबल माने पारगम्य है। केवल O2 और CO2 के लिए वो परमिएबल है, और बाकी सबके लिए क्या है, नॉन परमिएबल है। तो केवल O2 ही डिफ्यूज होगी, कहाँ तक चली जाती है, वायु कोष्ठक में, और CO2 वहाँ से बाहर आ सकती है। बाकी गैसेस के लिए वो क्या है, नॉन परमिएबल है, अपारगम्य। तो जैसे ही यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ा तो बाहर यहाँ पर दाब ज़्यादा है, यहाँ पर दाब कम हो गया, तो बाहर वायुमंडल से जो गैसें हैं वो कहाँ गई, अंदर आ गई। दैट इज कॉल्ड द इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, ठीक। अब इंस्पायरेशन के समय जब भी सांस अंदर आती है तो हमारा सीना थोड़ा सा फूलता है। फूलता इसलिए है कि दो तरह की मसल से, आप देखिए यहाँ पर, अब ये तो हमने फ्रंट व्यू बनाया है, ये बैक व्यू है। बैक व्यू में ये हमारी बैकबोन है, इससे कहते हैं यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम। और वर्टेब्रल कॉलम के अलावा ये वाला पार्ट हमारा स्टर्नम है। स्टर्नम माने ये वाले उरोस, इनके बीच में क्या लगी है, रिब्स लगी है। अब ये जो रिब्स लगी हैं, देखिए जैसे ही O2 अंदर आती है इनहेलेशन पार्ट में, तो ये वाला जो पार्ट है स्टर्नम का, ये सीधा हो जाता है। पहले नीचे झुका रहता है, सीधा हुआ, ठीक है, और सीधे होने के साथ साथ फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है। अब इसके बीच में मसल्स लगी है, किसके बीच में, इसको जोड़ने वाली रचना में, वर्टेब्रल कॉलम को स्टर्नम से रिब्स से जोड़ रही है, उसके बीच में क्या लगी, मसल्स लगी हैं। तो जिस समय इंस्पायरेशन माने अंतः श्वास होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंस्पिरेशन में मसल काम करेगी एक्सटर्नल, मतलब जब O2 अंदर आ रही है तो एक्सटर्नल, और जब O2 बाहर निकल रही है, यहाँ पर X लगा है, तो कौन सी मसल काम करेगी, इंटरनल, अपोजिट है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो मसल्स ये लगी हुई है, वो इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रही है। तो ये यहाँ पर इसका एरिया अपने आप क्या हो गया, बढ़ गया थोड़े से केस का। तो हमारी ये स्टर्नम पार्ट और रिब्स कहाँ थोड़ी आगे बढ़ी, और कैसी हो गई, स्ट्रेट हो गई। तो सीना थोड़ा फूल गया, थोड़ा नॉर्मल ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से होती O2 कहाँ तक चली गई, लंग्स में तक चली गई, वहाँ से क्या गई, CO2 आ गई। ऑटोमेटिक जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स कर जाएगा और अपने ऊपर नहीं जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। रिब्स एंड डायफ्राम्स कम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो ये नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो अपने आप इधर से सिकुड़ा और इधर से सिकुड़ा, तो इसका सरफेस एरिया या आयतन क्या हो गया, कम हो गया। जैसे आयतन कम हो गया तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया,
और बाहर का प्रेशर उसकी तुलना में क्या हो गया, कम, तो यहाँ से CO2 कहाँ निकल गई, बाहर निकली, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। उस समय क्या होगा, अब इसका रिवर्स कर देंगे, तो ये वाला एरिया ऐसा और पिचक जाएगा। किस समय, जिस समय CO2 कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही, तो अंतः श्वास में, और उस समय ये जो मसल्स है वो ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। और कौन सी मसल काम करेगी इस समय, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एट द टाइम ऑफ एक्सेलेरेशन एंड एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अपोजिट। ठीक है, तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है दो तरह की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल काम करती है इनहेलेशन और इंटरनल काम करती है एक्सेलेरेशन। केवल इतना सा फिजिकल फंडा, यहाँ कहीं भी ATP यूज नहीं हुई, कहीं पर भी एंजाइम यूज नहीं हुआ, केवल आप देख रहे हैं फिजिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है कि जैसे वॉल्यूम बढ़ा डायफ्राम के नीचे जाने से और रिब्स के आगे आने से, तो प्रेशर कम हो गया, ऑटोमेटिक कहाँ से O2 अंदर आ गई, दैट इज द इनहेलेशन। और जैसे ही डायफ्राम और रिब्स अपनी वापस पोजीशन पर आई, तो अपने आप सरफेस एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया और हमारी CO2 कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो अंतः श्वास और निश्वास, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः श्वास, श्वसन नहीं, अंतः श्वास और निश्वास। These are the two aspects of breathing. ब्रीथिंग के दो स्टेप है, O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना, that is called the one breathing, एक ब्रीथिंग हो गई। इस तरह की क्रिया 12 से 16 बार पर मिनट नॉर्मल पोजीशन में रेस्टिंग समय में होती है। इस तरह की ब्रीथिंग में हमारा केवल एब्डोमेन भाग फूलता पिचकता है। एब्डोमेन जानते हैं क्या होता है, उदर। उदर कहाँ होता है, उधर नहीं, उधर। बायोलॉजी में देखिए क्या है कि जो हिंदी टर्मिनोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। एब्डोमिनल पार्ट, इसको कहते हैं उदरीय भाग, जहां पर हमारे लंग्स के बाद डायफ्राम लगा है, डायफ्राम के नीचे का भाग क्या कहलाता है, उदर कहलाता है। तो जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं रेस्ट के समय, उस समय हमारा ये भाग फूलता पिचकता है। ठीक है, जैसे आपको अंदाज नहीं लग रहा हो तो जब आप सो रहे हो, कोई दूसरा बच्चा सो रहा है, तब देखिएगा कि ये भाग हल्का हल्का फ्लक्चुएट करता है, इसका मतलब है नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है। दिस ब्रीथिंग इज कॉल्ड द एब्डोमिनल ब्रीथिंग। इसका मतलब है रेस्ट के समय जो श्वास क्रिया होती है उसे कहते हैं यहाँ पर एब्डोमिनल ब्रीथिंग। हिंदी में क्या कहते हैं, उदरीय श्वास क्रिया, उदरीय श्वास क्रिया। ठीक, अब उदरीय श्वास क्रिया नॉर्मल ब्रीथिंग है, रेस्ट के समय होती है। अब हम आते हैं फोर्स्ड ब्रीथिंग में। एक होती है तीव्र श्वास क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स्ड ब्रीथिंग। जैसे ये होती है योगा के समय, जब योगा करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमको इनहेल भी करना है फोर्सली, वॉलंटरी माने ऐच्छिक रूप से, और एक्सहेल भी करना है, बाहर भी निकालना है। या फिर आप किसी पुलिस की भर्ती में इसमें कहीं जाते हैं तो कहते हैं सीना फुलाओ। ठीक है, तो वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है और वॉलंटरी प्रोसेस है, ऐच्छिक रूप से। तो फोर्स्ड ब्रीथिंग जो होती है यहाँ पर वो कब होगी, और इस फोर्स्ड ब्रीथिंग में हमारा कौन सा भाग फूलता है, चेस्ट में क्या, कौन सा, थोरैसिक पार्ट, वक्ष भाग, डायफ्राम के ऊपर का, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया, इट इज आल्सो कॉल्ड द थोरैसिक ब्रीथिंग, वक्षीय श्वास क्रिया। तो वक्षीय श्वास क्रिया जो है वो पूरी तरह से इनवॉलेंट्री नहीं है। ये क्या है, वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ये है कि जैसे एरिया अपने आप क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो ये क्या है, अनैच्छिक है, लेकिन हम इसमें खुद इन्वॉल्व हैं ऐच्छिक रूप से। दो तरह की पेशियां आपने पढ़ी, तीन तरह की होती है नॉर्मली, उसी तरह से यहाँ पर है कि ये हम जो है खुद इन्वॉल्व है। हम जानबूझ करके जोर से गहरी सांस जब लेते हैं कि O2 ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए, तो वो फोर्स्ड ब्रीथिंग है। और जब अंदर O2 ज़्यादा आएगी तो निश्चित है डायफ्राम ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि हम तेजी से एयर खींचे नॉर्मल से ज़्यादा। जब जितनी ज़्यादा एयर खींचेंगे तो हम डायफ्राम और ज़्यादा नीचे आएगा। जब डायफ्राम और ज़्यादा नीचे आएगा तो O2 का मात्रा भी कहाँ आएगी, ज़्यादा आएगी। और जितनी CO2 हमारी बॉडी में कहीं रुकी हुई है या रिस्पिरेशन के थ्रू उत्पन्न हुई है, और वो जो CO2 है हमारे लिए किसका काम कर रही है, वेस्ट मटेरियल का। CO2 क्या है, वेस्ट गैस है, वो भी बाहर निकलेगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो अंदर की CO2 तुरंत डिफ्यूज होकर लंग्स से होती बाहर निकल जाएगी। हमको फ्रेशनेस महसूस होगी, क्योंकि हमको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमको क्या मिल गई, फ्रेश एयर में ऑक्सीजन मिल गई है।
तो ऑक्सीजन का ही पूरा खेल है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी फिट रहेगी, वो फिट तभी रहेगी हम जितना ज्यादा क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे। अब हम जा रहे हैं गाड़ी से निकल करके और पूरे रास्ते लगातार स्मोक निकल रहा है, तो उससे स्मोक लगातार निकलने से हमारी बॉडी के अंदर CO2 के साथ साथ अगर हमको गैसेस जा रही है, अब जब CO2 जाती है तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, वो हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया कर देती है। CO2 और CO दोनों, और क्या बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि O2 जब रिएक्ट करती है तो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन न बनके जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, दैट तो क्या करेगा हमारा ये हीमोग्लोबिन, अब जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, O2 का, वो कम हो जाएगा। और जब O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता, हम थोड़ी ले जाके हर सेल में O2 डालेंगे, हमारा ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैस का। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित है कि हमारी बॉडी तभी फिट रहेगी अब जितनी ज्यादा O2 जाएगी, और ऑक्सीजन की सहायता से ही हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगी, उतना ही हमारी जो है बॉडी क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर फोर्स्ड ब्रीथिंग के बाद आते हैं वेरियस टाइप की गैसेस होती हैं। अब गैसेस का वॉल्यूम है अलग अलग, तो कितना वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हैं, कितना वॉल्यूम बाहर ले सकते हैं, इसमें एक पार्ट आता है, उसको कहते हैं डेड स्पेस। नाम सुना है आपने, क्या होता है डेड स्पेस? एक वर्ड होता है रेस्पिरेटरी ट्री, श्वसन वृक्ष। किसको पता है? श्वसन वृक्ष का मतलब पेड़ नहीं लगा है। रेस्पिरेटरी ट्री क्या है? ये हमारी ट्रैकिया है, श्वास नली। ट्रैकिया अंदर बाइफरकेट की और लंग्स के अंदर इंटर कर गई, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रैकिया से लेकर के और लास्ट में एल्वियोलाई तक जितनी ज्यादा ब्रांचिंग है ब्रोंकस की और ब्रोंक्यूल्स की, श्वसनिकाओं की और किसकी, श्वसनी की, ये पूरी ब्रांचिंग इस कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ट्री। जैसे पेड़ की जड़ें फैलती जाती है, उस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसको श्वसन वृक्ष कहते हैं। तो ट्रैकिया से लेकर के और ब्रोंकाई तक जो श्वास नलिकाओं का जाल है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ट्री। फिर आता है डेड स्पेस। वास्तव में सबसे लास्ट में हमारा जो वायु कोष्ठक है एल्वियोलाई, इसमें ही गैसेस एक्सचेंज होता है केवल, और बाकी इस पूरे मार्ग में ट्रैकिया से लेकर के और यहाँ तक। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि गैस जा रही है तो वो केवल आगे टारगेट तक पहुंच जाए, रास्ते में ना रहे। गैस एक ही प्रेशर से पूरे पैसेज में चलती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के जो एयर अंदर आ रही है वो पूरे पैसेज में है, और जो यहाँ तक पहुंची केवल उसी का एक्सचेंज हो रहा है। बाकी पूरी एयर जो इस पैसेज में भरी हुई है, ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, वो सारी एयर का हमारा लंग में एल्वियोलाई यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। केवल किसका करता है, जो एयर यहाँ तक पहुँच गई। तो इस पूरे स्पेस को कहते हैं डेड स्पेस, हिंदी में कहते हैं मृतवत स्थान। इस मृतवत स्थान इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो गैस भरी हुई है उसमें जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी उसका यूज नहीं कर पा रही। हम हर बार श्वसन में, हर बार ब्रीथिंग में 500 ml एयर लेते हैं। कितना लेते हैं? 500 ml हर बार। तो हमारा एक होता है टाइडल एयर वॉल्यूम। टाइडल एयर वॉल्यूम हिंदी में कहते हैं प्रवाही वायु का आयतन। ये प्रवाही वायु का मतलब होता है इन नॉर्मल ब्रीथिंग, एवरी नॉर्मल ब्रीथिंग में एक बार में जितनी एयर अंदर आती है या बाहर जाती है, दैट इज द टाइडल एयर वॉल्यूम। इसका जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 500 ml। अब 500 ml में 350 ml यहीं पर रह जाती है, केवल कितनी गई अंदर तक, 150 ml। तो हमारी 350 ml एयर वेस्ट हो गई और CO2 के साथ कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, इसलिए इस पार्ट को क्या कहते हैं, डेड स्पेस कहते हैं। अब प्रवाही वायु के अतिरिक्त जब हम योगा करते हैं तो खूब जोर से कहते हैं ना कि अंदर सांस खींचो, तो इस वायु के अतिरिक्त जितनी एयर एक बार में प्रेशर से एक ही बार में हम अंदर ले सकते हैं उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी एयर कैपेसिटी या इंस्पायरेटरी एयर वॉल्यूम। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर एक वर्ड और होता है इंस्पायरेटरी एयर रिजर्व वॉल्यूम। हिंदी में कहते हैं अंतःश्वास आरक्षित वायु आयतन।
टाइडल एयर तो 500 ml है। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम है कि कितनी एयर हम मैक्सिमम और खींच सकते हैं, किसको पता है कितनी ले सकते हैं एक बार में? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर या 3000 ml। अब ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। कुछ लोगों के लंग्स का सरफेस एरिया जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, उनका सरफेस एरिया लंग्स का क्या होता है, कम हो रहता है। एक बार आपका 20-22 साल तक सरफेस एरिया नहीं बढ़ा तो बढ़ेगा नहीं जिंदगी में कभी। सरफेस एरिया बढ़ने का भी समय है कि इस समय 10 साल से 20-22 साल तक, जिस समय यंग स्टेज होती है, तो उसी समय तक सरफेस एरिया बढ़ता है। जितनी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जितने एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, देखा ना आपने। और लंबे चौड़े के अलावा उसका ये पार्ट, थोरैक्स पार्ट डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि लंग्स ज्यादा डेवलप हो, जितनी मेहनत करेंगे तो लंग्स हमारा डेवलप हो जाएगा, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तभी आप एयर अंदर ले पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो 1 लीटर नहीं ले पाते अंदर, ठीक है ना। 1 लीटर ले में खांसी आने लगती है, फिर डॉक्टर कहता है कि अब तुम योगा वगैरह करो, तुमको टीबी हो गई है, कैसे तुम ज्यादा तेजी से एयर खींचो तो कहीं लंग्स तुम्हारे कहीं लीकेज ना कर जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये पेशेंटों को नहीं करना है कि पता चला कि हम टीबी के पेशेंट हैं, पहुंच गए बाबा रामदेव जी के यहाँ, योगा खूब जोर से एयर खींची अंदर, और फिर पता लगा 1 घंटे खांसने के बाद लेट गए वहीं पर। तो जितना ज्यादा एयर खींचेंगे तो लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर उनके लिए हेल्दी लोगों के। तो जब प्रेशर धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, 3 लीटर एयर हम मैक्सिमम ले सकते हैं और अंदर। तो अगर हम यहाँ पर कहें रेस्पिरेटरी एयर कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में 3 लीटर ये आ गई और 500 ml की आ गई, तो कैपेसिटी कितनी हो गई? 3500 ml। लेकिन एयर वॉल्यूम कितना है? केवल 3 लीटर, और यहाँ पर टाइडल एयर वॉल्यूम कितना है? केवल 500। अब अगर डॉक्टर आपसे कहता है या कोई योगाचार आपसे कहता है कि अब एयर बाहर निकाल, ठीक है, तो बाहर निकालने को कहते हैं यहाँ पर एक्सपायरेटरी एयर रिजर्व वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं यहां पर निश्वास आरक्षित, ठीक है, वायु की मात्रा। इतनी एयर कितनी बाहर निकाल सकते हैं? क्यों भाई? बहुत कम निकाल सकते हैं, अंदर तो ले सकते हैं, कभी आप प्रयास करना एयर बाहर निकालने का, तो 500 ml तो नॉर्मल है, वो निकल ही रही है। उसके अलावा चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, 1100 ml इसकी कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा एयर बाहर नहीं निकलती। तो हमारे लंग्स में एयर आ तो जाती है अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा एयर बाहर नहीं निकलती। क्यों? ऐसा थोड़ी कि एयर कहीं चली गई, वो निकल नहीं पा रही। हमारे लंग्स का एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्रेशर क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो हर समय हमारे लंग्स में 1200 ml एयर बनी रहती है। अगर वो 1200 ml एयर ना रहे तो लंग्स की दोनों मेम्ब्रेन क्या हो जाए? चिपक जाए। जब दोनों मेम्ब्रेन चिपक जाएंगी तो कोई हटा नहीं सकता, समझ रहे हैं? इसी तरह ट्रैकियल ट्यूब है, बहुत चिपचिपी होती है। अगर ये ट्रैकियल ट्यूब में रिंग्स हटा दिए जाए, ठीक है ना, तो दोनों मेम्ब्रेन क्या करेगी? चिपक जाएगी। चिपक जाएगी तो फिर एयर अंदर नहीं जाएगी, इसीलिए रिंग्स पड़े हैं। और इसी लंग्स में यहाँ पर जो यहाँ ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस का जो क्या है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है। वो क्यों है? ताकि लंग्स क्या रहे? फैले रहे, दोनों मेम्ब्रेन आसपास ना आने पाए, नहीं चिपक जाएंगी। तो हम केवल 1100 ml एयर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बाहर। और अगर देखा जाए कि कितनी एयर अंदर रह जाती है किसमें? लंग्स में, उसे कहते हैं रेसिडुअल एयर, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। पूरा प्रयास करने के बाद 500 ml एयर निकल गई बाहर, फिर 1100 ml एयर निकल गई, फिर भी हमारे लंग्स में सदैव जितनी एयर रह जाती है वो है अवशेष वायु की आयतन, ठीक है ना। 1200 ml एयर रह जाएगी। जैसे सिलेंडर में कभी कभी थोड़ी गैस रह जाती है, जब रह जाती है तो फिर लोग दिमाग लगाते हैं, पूरा हिलाते हैं उसको, उल्टा खड़ा कर देते हैं, गर्म पानी में रख देते हैं। अब जब प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेयर सिलेंडर के अंदर, तो एयर तो है, लेकिन आप एयर निकाल थोड़ी लोगे, ठीक है ना। प्रेशर इक्वल हो गया। अगर प्रेशर जब तक उसमें ज्यादा था तो बाहर निकलती रही गैस। अब जैसे ही प्रेशर इक्वल हो गया तो फिर आप पूरा दिमाग लगाते हैं, उसको पलट देते हैं कि शायद निकल आए। तो 1 कप चाय भी नहीं बन सकती, इतनी सी निकलेगी। जैसा चाय पानी गर्म होगा फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि क्या हो गया? यहाँ पर एयर का प्रेशर बराबर हो गया। तो ये इतना एयर का वॉल्यूम अंदर रह जाता है। अब इसके बाद आती है एयर की कैपेसिटी, ठीक है। अब मेरा टाइम हो गया, नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। अब शायद मंडे को टर्न पड़ेगा। ओके, थैंक यू।